हम देख रहे हैं भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में भारत का भूगोल, इसमें सबसे पहले हम भारत की जो विश्व के संदर्भ में क्या अवस्थिति है, क्या स्थिति है, ये लोकेशन जो है इसको देखेंगे। सबसे पहले लोकेशन को, किसी भी स्थान की लोकेशन को निर्धारित करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये बार बार आएंगे तो वो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो अक्षांश हम देख रहे हैं, अभी अक्षांश जो है, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो 3D मॉडल होता है वो होता है ग्लोब। तो हमने ग्लोब को देखा होगा, जो कि ऐसा होता है, जो ये अर्थ है इसका एक मॉडल है, जो अर्थ की जो शेप है इस शेप को बोलते हैं जियोइड। जो पृथ्वी की जो आकृति है ये है जियोइड। तो इस जियोइड शेप पर ये जो इसकी धुरी है, इस ध्रुव की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ जो पृथ्वी है जो घूमती रहती है, और जो ये इसका उत्तरी ध्रुव होता है नॉर्थ पोल, और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये है साउथ पोल। तो जो इस ग्लोब पर हम समझेंगे कि पृथ्वी वेस्ट ईस्ट जब घूमती है तो ये पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटा लेती है। तो जो पूरा चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री को हम देशांतर बनाते हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वही होती है देशांतर रेखाएं। ये होती है 360 में से 180 देशांतर पूर्वी होते हैं और 180 देशांतर जो होते हैं वो पश्चिमी होते हैं। और जो बीच का जो 0 डिग्री का जो देशांतर होता है उसको हम बोलते हैं जीएफटी, उसी से समय का निर्धारण होता है। और जो 180 डिग्री देशांतर होता है वो पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी, जब गोलाकार आकृति जो शेप है उसमें जब हम देखते हैं तो जो पश्चिम में जो देशांतर है और जो पूर्व में देशांतर है ये ही रेखा है। तो इस तरह से कुल देशांतरों की जो संख्या होती है वो होती है 360 देशांतर पूरे थे। इसी को हम ये तरीके है, और मैथ में साधारण शब्दों में इसको सिंपल आपने इस तरह से जो ये नौ इसमें जो ये खड़ी लाइनें होती हैं ये देशांतर होती है। इस तरह से आपने ये देखी होगी, तो इस तरह से अभी ऐसे हम ड्रॉ करके आसान शब्दों में बिल्कुल समझ लेते हैं कि जो ये मैप पर जो खड़ी लाइनें हैं ये देशांतर है, और जो ये आधी लाइनें होती हैं ये अक्षांश होती है। जो ये बीचों बीच वाला जो अक्षांश होता है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। और इसके उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में 0 से 90 डिग्री तक 90 अक्षांश ये होते हैं, और 0 से इधर साउथ में 90 अक्षांश होते हैं। तो 0 डिग्री से उत्तर में इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। जैसे कि यहाँ पर हम देखें इसमें तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। इससे उत्तर में जो ये पृथ्वी ये उत्तरी गोलार्ध है, और इससे दक्षिण में जो पृथ्वी है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी तरह से देशांतर के आधार पर जब हम देखते हैं तो पूर्व में जो अर्थ है पूरा 180 डिग्री देशांतर जिसका अर्थ है ये पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम में है पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से, और अक्षांश और देशांतर का जो ये जाल बनता है इसको हम बोलते हैं ग्रेड, इसको कहते हैं ग्रेड। इसके साथ ही ये जो रेखाएं हैं आठ अक्षांश में, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है जॉन। जैसे कि ये अक्षांश है और ये अक्षांश है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है जॉन, ये जॉन।
जैसे कि ये जोन है। इसी तरह देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये देशांतर है, जैसे ये देशांतर है, इसमें कोई सा भी देशांतर ले लो, किन्हीं दो देशांतर के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है पीरियड। और जोन या इसको हिंदी में कैटेगरी, ये तो और अक्षांश और देशांतर दोनों को मिलने से बनता है ग्रेड। और एक इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो लगभग समान होती है। 0 से और 90 तक जाएंगे तो लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांशों के बीच में। और एग्जैक्ट अगर देखें तो विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ हम जब जाते हैं तो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है जो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि पृथ्वी की जो शेप है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर 111.7 किलोमीटर हो जाती है। ये कहाँ पर होती है, ध्रुव पर, ध्रुव के आसपास, ध्रुव के आसपास ये दूरी रहती है। और विषुवत रेखा के आसपास ये दूरी है 110.6 किलोमीटर। ये है विषुवत रेखा के आसपास। ये किनके बीच की दूरी है, ये अक्षांशों के बीच की दूरी है, अक्षांशों के बीच की दूरी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी और दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी है। ये नहीं कि आपने एक 0 डिग्री ले लिया, एक 30 डिग्री ले लिया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से अक्षांशों के बीच की दूरी। इसी तरह देशांतरों के बीच की दूरी है, देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो सर्वाधिक होती है विषुवत रेखा जो होती है 111.3 किलोमीटर। ये कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर। और ध्रुव तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल 0 हो जाती है। तो देशांतरों के बीच की दूरी है जो ध्रुव पर क्या हो जाती है, बिल्कुल 0 हो जाती है। और विषुवत रेखा पर यह दूरी जो होती है वो सर्वाधिक होती है। तो ये है अक्षांश और देशांतर। और ये हमने देख लिया, ये देशांतरों के आधार पर पूर्वी गोलार्ध हो गया 180 डिग्री तक और 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध हो गया। इसी तरह से जो ये साउथ में जो अक्षांश हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में वापस गए और 0 डिग्री से जो उत्तर में अक्षांश है वो उत्तरी गोलार्ध में गए। तो ये इस तरह से अक्षांश और देशांतर में ये इनका किसी भी स्थान के लोकेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, उनकी स्थिति इन्हीं के द्वारा बताई जाती है। तो ये भारत के भूगोल में जगह जगह ये सारी चीजें काम आएंगी, इसलिए ये हमने अभी देख लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की इन अक्षांश देशांतरों के संबंध में क्या स्थिति है वो अभी। तो इसी में देख लेते हैं भारत की क्या स्थिति होती है। तो ये जो है मैप में, ये एक मैप है पूरी में, इस तरह से ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसको 0 डिग्री विषुवत रेखा मान लेते हैं और इसको जो बीच में मान लेते हैं ये प्रभाग या उत्तर या प्राइम मेरिडियन या जीएमटी की बात है। तो ये जीएमटी हमने मान लिया और ये हमने मान लिया 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो भारत की कुछ स्थिति लगभग यहाँ पर, भारत की जो शेप है वो चतुष्कोणीय है या पतंगाकार है या चतुर्भुजाकार की कहीं पर मिल जाती है। तो इसको अभी समझने के लिए हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो लगभग यहाँ पर है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि हमने अभी देखा था ग्लोब कि ये जो है प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से जो पूर्व में है वो पूरा पूर्वी गोलार्ध है। तो भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है देशांतरों के आधार पर। और अक्षांशों के आधार पर देखें तो 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर में है, इसका मतलब भारत है उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत एक तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी में है, या फिर पूर्वी गोलार्ध में भी इसको हम करेंगे और उत्तरी गोलार्ध में भी इसको करेंगे। तो
अंदर सारे राज्य हैं, राजधानी है, जो भी है, तो राजस्थान है, तो सारी जो है लोकेशन वो पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में आएंगे। और जिस तरह से ये भारत है, ये तो आपको पता ही है कि एशिया महाद्वीप में भारत है, और एशिया महाद्वीप में एक देश है, और एशिया महाद्वीप के भी दक्षिण में, दक्षिण एशिया में जो भारत की लोकेशन आती है, और दक्षिण एशिया में भी जो 7 देश हैं, मुख्यतः दक्षिण एशिया में 7 देश हैं, जिनमें से एक भारत है। 7 देशों में 7 देशों में जो है दक्षिण एशिया के 7 देशों में भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, माली है, तो ये 7 देश हैं जिनमें भारत है। और इन 7 देशों को मिलाकर एक भूगोलवेत्ता हुए थे ट्रेसी ने क्या कहा था, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा था। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि किसी भी महाद्वीप का नाम भी हिंद महासागर जो है वो भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर ही पड़ा है, तो ये यहाँ पर हिंद महासागर है। अब भारत का एक बड़ा मैप बनाकर इसके अक्षांश देशांतर की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। ये इंडिया में आप देखिए, ये सौराष्ट्र काठियावाड़ का क्षेत्र है, और ये जम्मू कश्मीर के साथ में ये नेपाल हो गया, फिर भूटान है, फिर ये बांग्लादेश का रीजन है, ये बांग्लादेश हो गया, उत्तराखंड, और ये हमारा इंडिया हो गया। इसके साथ ये श्रीलंका और ये अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह हैं वो हैं, ये लक्षद्वीप है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है। तो हमने ये तो देख लिया था कि भारत है जो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है कि जो भी अक्षांश हैं उनके आगे नॉर्थ लिखा जाएगा। भारत के संदर्भ में जो भी अक्षांश हैं, जो भी स्थिति है, उनके आगे, सबके आगे नॉर्थ लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जो दक्षिण में जो द्वीप है अंडमान निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के यहाँ पर एक पॉइंट हुआ करता था, आज तक ये है नहीं, और इस पॉइंट का नाम था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, विक्टोरियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट इसको कहा जाता था। परंतु 2004 में एक भयंकर सुनामी आई, और आज तक की सबसे ज्यादा रिएक्टर पैमाने पर जो भूकंप आता है, जब अधिक तेज जब भूकंप होता है, तो उसकी वजह से ही जब समुद्र की जो लहरें हैं पानी की, वो ऊपर उठती हुई जब धरातल पर आती है, तो वो सुनामी होती है। और सुनामी के कारण ये जो पॉइंट है ये अब नहीं है, ये जलमग्न हो गया, समुद्र में गिर गया। और इस समय जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार का ही, ग्रेट निकोबार ही माना जाता है, क्योंकि ये पॉइंट तो खत्म हो गया, ये तो है ही। तो इंदिरा पॉइंट तो ध्यान रखें, तो ये है। और जो यहाँ से जो देशांतर, जो अक्षांश रेखा जो गुजरती है वो है यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है ये है 6 डिग्री और 45 मिनट्स की, ये अक्षांश रेखा है। और यहाँ से भी हमको देखने को मिलता है कि इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वो यहाँ पर सुमात्रा द्वीप है, और ये आपको दिख रहा है 6 डिग्री 45 मिनट में। और हमने ये बता दिया कि सारे अक्षांश रेखाओं के आगे हमने नॉर्थ लिखेंगे, सबके आगे हम नॉर्थ लिखेंगे। और यहाँ पर सुमात्रा के पास में और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में चैनल है, उस चैनल को बोलते हैं ग्रेट चैनल। जो ये चैनल है इसको बोलते हैं हम ग्रेट चैनल, इसको कहते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, या फिर इसको 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, इसको 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, ग्रेट चैनल भी बोलते हैं। तो ये अभी आगे और इनके बारे में, चैनल्स के बारे में अधिक देखेंगे, अधिक, और जो भी है उन सब चीजों को
सिर्फ अक्षांश और देशांतर की स्थिति को डिस्कस करते हैं। तो 6 डिग्री और 45 मिनट से लेकर और उत्तर में जम्मू कश्मीर में जो पीओके है, यहाँ से ये जो अक्षांश रेखा है ये गुजरती है और इस अक्षांश रेखा है ये 37 डिग्री और 6 मिनट की अक्षांश ये रेखा। तो ये भारत का क्या है, उत्तरतम बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है और इस बिंदु का नाम है क्या है, इंदिरा कॉल। क्या नाम है इसका, इंदिरा कॉल। अब ये कॉल क्या है, ये कॉल कौन से लोग कॉल करते हैं वो भी है, ये कॉल है एक पर्वतीय दर्रा, दो पर्वतीय चोटियों के बीच में जो एक पास होता है ना उसको बोलते हैं कॉल। अधिकतर जो ग्लेशियर्स के बीच में होता है वो होता है कॉल। तो इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल के साथ में ये भारत का जो पूरा पश्चिम में बिंदु है, सबसे पश्चिमतम जो बिंदु है वो है गुजरात में कच्छ का क्षेत्र है। कच्छ के जगह का नाम है कुमार मोती या गौर माता के नीचे मिलता है ये, और इसकी लोकेशन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। अब भारत को भी गोलार्ध में तो सबके आगे जो भी ये संख्या आएंगे इसमें सबके आगे ईस्ट भी दिखाई देगा। तो ये 68.1 डिग्री और 7 मिनट पर सेकंड। ये भी हमको एक नोट करके ये सब चीज ध्यान रखनी चाहिए कि 1 डिग्री होती है उसमें क्या होता है 60 मिनट होती है, मिनट का सही होता है, और 1 मिनट होती है उसमें 60 सेकंड, सेकंड को इस तरह से होता है। तो ये इसमें है, तो ये सबसे पश्चिमतम बिंदु है और सबसे जो पूर्वी बिंदु है भारत, ये अरुणाचल प्रदेश में पीबी2 है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सबसे पूर्वी बिंदु है और इसकी है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये भारत में अक्षांश और देशांतर स्थिति है। अब ये जो मुख्य भूमि भारत की यहाँ तक ही है, कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी से जो ये है इसको ये केप हुआ है। केप का मतलब है जो स्थलीय भाग को समुद्र में इस तरह से निकला हुआ होता है उसको बोलते हैं केप। तो ये केप कॉमोरिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं केप कॉमोरिन। और केप कॉमोरिन से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, वो है 8 डिग्री और 4 मिनट की अक्षांश रेखा। 8 डिग्री और 4 मिनट की अक्षांश रेखा है जो केप कॉमोरिन से गुजरती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का केप कॉमोरिन है, और दक्षिणतम जो बिंदु है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार या फिर इंदिरा कॉल है। केप कॉमोरिन ये कहाँ है, कन्याकुमारी इस तरह से। अब केप कॉमोरिन से लेकर इंदिरा कॉल तक की कितनी लंबाई है, केप कॉमोरिन से लेकर इंदिरा कॉल तक की उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है। ये लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण तक की सर्वाधिक ये जो लंबाई है ये। और इसके साथ ही पूर्व से और पश्चिम तक की जो लंबाई है ये पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कितनी है 2933 किलोमीटर। तो ये लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब इनमें ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं है, आप एग्जाम में आ जाए तो कितना अंतर है तो आप देख सकते हो। इसमें से इसको अगर हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 181 किलोमीटर का फर्क है इस दूरी में। और वैसे अक्षांश और देशांतर के बीच हम देखते हैं 30 डिग्री का अक्षांश देशांतर का अंतर रहता है। तो ये इसके साथ में अभी हम देखेंगे भारत में कर्क रेखा की क्या स्थिति
कर्क रेखा के साथ में जो भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री वो भी देखकर उसको समझेंगे दूसरा उसको समझेंगे। और फिर भारत की सीमा और कौन कौन सी सीमाएं हैं, उनकी लंबाई है, कौन सी ज्यादा कम, उन सबको देखेंगे। एक बार ये भारत की स्थिति क्लियर कर लेंगे। तो कर्क रेखा जो है वो कितनी है, 3.5 डिग्री। तो कर्क रेखा है वो है 3.5 डिग्री कर्क रेखा है। ये कई बार आ जाता है इसका क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। ये कितनी है, 23 डिग्री 30 मिनट। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसके बाद सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ने लग जाती हैं और 0 डिग्री विषुवत रेखा से लेकर और कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी जलवायु होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और इससे ऊपर कर्क रेखा से जो आर्कटिक रेखा होती है, आर्कटिक लाइन होती है, वहां तक का जो क्षेत्र होता है हम उसको बात करेंगे 66.5 डिग्री तक, वहां से उष्णकटिबंध है। तो भारत का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंध में भी है और शीतोष्णकटिबंध में भी है। जो कर्क रेखा है वो गुजरात से, हम इसको देखते हैं, गुजरात से लेकर यहाँ राजस्थान से होती हुई एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से निकलती है। भारत के 8 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से निकलती है, भारत के 8 राज्यों से निकलती है। 8 राज्य हैं, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो इस तरह से 8 राज्य हैं। 8 राज्यों में सबसे कम लंबाई राजस्थान में है और सबसे ज्यादा लंबाई कौन है, मध्य प्रदेश में। और इसके साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि झारखंड में जो झारखंड की राजधानी है रांची, ये कर्क रेखा के दक्षिण में है, ये सबसे कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी है। इसके साथ ही कई बार क्वेश्चन बहुत की सीरीज का भी आ जाता है और इधर कर्क रेखा के दक्षिण में आती है। और इसके साथ ही क्वेश्चन आया था एक बार कई सीरीज दे दी थी और उसमें खाली कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा शहर है, तो जबलपुर का एक बहुत नजदीक ये कर्क रेखा के बाद हम देखेंगे भारत की मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा है वो कितनी है, 82.5 डिग्री। उससे समय का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है 82.5 डिग्री। तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशा में, इससे भारत का समय का निर्धारण होता है। और ये जो रेखा है वो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से निकलती है। 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा और जो भारत की जो मानक समय रेखा है ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक जगह है बैतूल, यहाँ पर ये आपस में काटते हैं। तो ये तो भारत की अक्षांश देशांतर के संदर्भ में भारत की जो स्थिति है वो है। अब देखेंगे भारत की सीमा, भारत की सीमाओं के बारे में हम देखेंगे। भारत की सीमाओं के संदर्भ में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत की सीमा किस तरीके से है, हाँ एक ये दौर है कि जो भारत की जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री है और जो समय का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है जीएमटी। तो मान लीजिए जीएमटी जैसे जीएमटी है, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर है
और जिससे समय का नुकसान होता है। ये ग्रीनविच ये धारा से गुजरती है, ग्रीनविच इसमें से वो है मतलब ग्रीनविच। और यहाँ से जब हमको पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी है जो अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, और एक चक्कर पूरा करने का मतलब है 360 डिग्री घूम जाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि 24 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है, 160 डिग्री। तो एक घंटे में कितना चल लेगी, तो ये सिंपल मैथ है। 360 में इसका भाग देंगे 24 का, 360 में हम 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। इसका मतलब है कि एक घंटे में 15 डिग्री की डिस्टेंस कवर कर लेती है। और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि 15 डिग्री देशांतर पार करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा। 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटे का मतलब कितना समय लग रहा है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो इसको 60 मिनट यहाँ पर 60 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना लगेगा, तो 60 डिग्री 60 मिनट में कितने का भाग दिया हमने 15 का, तो ये कितना आ गया, 4 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में 4 डिग्री का समय लग जाता है। तो 360 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 24 घंटे का, है ना। तो इसी तरह से हम जब देखते हैं कि 82 डिग्री देशांतर तक आने में कितना टाइम लग जाता है, 5 घंटे। और समझ में आ रही है ये बात। तो भारत का जो समय है वो जीएमटी से कितना आ गया, 5.5 घंटा। और जीएमटी से जिस तरह से हम पूरा चलते हैं तो समय बढ़ता है, तो किस हिसाब से बढ़ता है वो है इस हिसाब से समय बढ़ता है कि 15 डिग्री देशांतर क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। और 1 डिग्री देशांतर गुजरने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि जीएमटी से पूर्व की तरफ चलते हैं तो समय बढ़ेगा, और जीएमटी से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय घटेगा। इसी हिसाब से घटेगा कि 15 डिग्री चलेंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा, और 1 डिग्री देशांतर क्रॉस करने में 4 मिनट कम हो जाएगा। तो इस तरह से समय घट रहा है और बढ़ रहा है। और ये मान के चलो कि अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के यहाँ पर 12 बजे, तो यहाँ पर कितने बजेंगे, शाम के 5:30 भारत। और जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री जो है, 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, यहाँ पर कितने बज जाएंगे, 12 बजे रात के 12 बजे। जब डेट चेंज होगी तो डेट चेंज हो सकती है। और इसी तरह से अगर हम पीछे जाएंगे तो इसी तरह से पीछे जाने पर 180 डिग्री ईस्ट, जो जब यहाँ पर ईस्ट को उधर है और वेस्ट इधर है, ईस्ट और वेस्ट वैसे एक ही देखा है। तो यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बजे तो जो 180 डिग्री जो वेस्ट है वहाँ पर कितने बजे होंगे, 180 डिग्री जो वेस्ट है यहाँ पर दोपहर के 12 बजे, यहाँ पर रात के 12 बजे। तो ये भी है। और ये भी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये जो इंटरनेशनल जो डेट लाइन बोलते हैं, 180 डिग्री जो देशांतर है, 180 डिग्री पश्चिमी और पूर्वी एक ही देशांतर रहता है। अगर देशांतर पर हम इसमें इधर तो ये पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व जाने पर क्या होगा, समय घटेगा, और पूर्व से पश्चिम जाने पर समय बढ़ेगा। इधर तो समय बढ़ता है क्योंकि पश्चिम इससे, क्योंकि पश्चिम ये है, ये क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन पर आप खड़े, मान लो आप ये खड़े इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन पर खड़े, और आपके ये तो पूर्व है और आपके इधर क्या हो गया, पश्चिम। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन में
पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, आप मान लो यहाँ खड़े हैं, यहाँ की जगह आप यहाँ कर दो, यहाँ खड़े हैं, और यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो समय घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ना। क्यों घटेगा? क्योंकि समय बढ़ा तो यहाँ तक ही, यहाँ के बाद तो घटेगा ना, क्योंकि उधर घटता हुआ आ रहा है, उधर वैसे भी घटता हुआ आ रहा है, तो यहाँ के बाद तो समय घटेगा, मैक्सिमम समय बढ़ता ही यहाँ तक, इसके बाद समय बढ़ेगा नहीं। और इधर से अगर इधर जाएगा तो सब बढ़ेगा, यहाँ घटेगा। तो ये बात है। इसके बाद जो भारत की सीमा है उसके बारे में